हेलो एंड वेलकम टू गाइडर। आप सभी का स्वागत है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय। पहले सेशन में यानी पहली क्लास में हमने केवल ये समझा कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से पेरिफेरल्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी ये क्लास लगभग 3 क्लास में इंट्रोडक्शन खत्म होगा, यानी अभी आज हम प्रकार पढ़ेंगे, जनरेशंस पढ़ेंगे और लास्ट में हम एक बार हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री को लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग लगने लगता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट उसमें होते हैं, इसलिए हमने उसको लास्ट में सोचा है कि कराएंगे, ताकि टॉपिक भी पूरी तरीके से समझ में आए, सब कुछ कवर भी हो जाए। ठीक है। और आप मुझे बता दिएगा अगर वॉइस में कोई दिक्कत होगी या किसी चीज में कोई दिक्कत होगी। तो सबसे पहले कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं डिवाइड करने के, यानी हार्डवेयर के बेस पर, साइज के बेस पर, या जनरेशन के बेस पर, या टाइप के बेस पर बहुत सारे तरीके होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला तरीका हम लोग यूज करेंगे इसको क्लासिफाई करने का, वो होगा हार्डवेयर के बेस पर। यानी इसको हम लोग पहले बेस्ड ऑन हार्डवेयर टाइप्स की हम लोग बात करेंगे आज। और पहला जो हम इसका आधार मान रहे हैं वह है हार्डवेयर के आधार पर। बहुत सारे तरीके हैं क्लासिफाई करने के, उसमें से पहला तरीका है हार्डवेयर के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन हार्डवेयर, बेस्ड ऑन हार्डवेयर। ठीक है। तो हार्डवेयर यानी बेसिकली हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट हार्डवेयर ही है। इसी के बेस पर सारी चीजें होती हैं, चलती हैं, है ना। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट तो 8 4 12 5 17 18, ये अपना बेसिक तरीका है।
और जब कैलकुलेटर से हम जोड़ते हैं तो खटाखट वो जोड़ के दिखा देता है। हम लोग जो घड़ी पहनते हैं तो उसमें घंटे की, मिनट की, सेकंड की सुई होती है कि सर 8 बजकर कितने मिनट पर है, कितने सेकंड पर है। उसके बाद उसी की जगह स्मार्ट वॉच आ गई। तो जो हम नॉर्मल घड़ी पहन रहे थे जिसमें मैनुअली हमको देखना पड़ रहा है, या हम बीपी की मशीन जो लाते हैं जो ऐसे प्रेस करके, या फिर हम जो है पल्स रेट होती है, हार्ट रेट होती है, उसको मेजर करते हैं, तो पहले मैनुअली सारे काम किए जाते थे। वही चीज जब मशीनें करने लगी तो हो अब भी वैसे ही रहा है। हम केवल आउटपुट पर नजर रख रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोई जादू है। अगर हमारे सामने डायरेक्ट परिणाम आ जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये डिजिटल हो गया। जैसे हमने जो कैलकुलेटर मशीन बनाई, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई ईश्वर बैठा है उसने जोड़कर बता दिया। वो मैनुअली अपने अंदर मैनुअली काम कर रही है और हमको डायरेक्ट आउटपुट दे रही। तो जो चीजें मशीनें कर रही हैं और वो बहुत इजीली तरीके से हो जा रही हैं, कुछ में मैनुअल जो है कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं है, कोई मैनुअल इसको कर नहीं रहा। जैसे हमको अगर 8 और 4 को जोड़ना हो तो हम दिमाग चलाते हैं, 8 4 12। यही चीज हम कैलकुलेटर को दिए, 8 + 4 उसने करके दे दिया। दिमाग उसने चलाया, ऐसा नहीं कि वो नहीं चला रहा, वो भी चलाता है। हमको रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि सर ये डिजिटल हो गया। अब जैसे पीडीएफ हो गई। हम पहले कॉपी खरीदते थे, किताब खरीदते थे, उसमें हम लोग लिखते थे ये है, 1 पन्ना लिखा, 2 पन्ना लिखा। अच्छा, यही जब हम पहले पढ़ाते थे तो व्हाइट बोर्ड होता था, इंक भरनी पड़ती थी, डस्टर लेके मिटाना पड़ता था। अब हमें किसी इंक की जरूरत नहीं है और मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है। माने ये कोई इंक नहीं है, लिखा जा रहा है लेकिन इंक नहीं है, लिख रहे हैं लेकिन कलम नहीं है, ऐसे समझिए। तो एनालॉग जो मैनुअली होता था, जो ट्रेडिशनल होता था, उसको हम एनालॉग बोलते हैं। जो पुराने जमाने में होता था, जैसे थर्मामीटर, आपका ब्लड प्रेशर की मशीन, आपकी घड़ी पुरानी वाली, वो सब किसके उदाहरण है? वो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। उसी जगह अब हम मशीनों के थ्रू चीजों को कराने लगे और आउटपुट को हम प्राप्त करने लगे, हम खुद। तो उसको हमने बोल दिया कि सर ये डिजिटल हो गया, यानी जमाना क्या हो रहा है? डिजिटल। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अब तो हैं। अब तो पैसा वैसा सब जो है डिजिटल हो गया। पहले बैंक में जाके लाइन लगाते थे, हाथ में पैसा आता था, दुकानदार को हाथों हाथ पैसा देना पड़ता था। अब माहौल बदल गया, हम अपना पैसा भेज रहे हैं, उसके भी हाथ में पैसा नहीं पहुंच रहा, मेरे भी हाथ में पैसा नहीं पहुंच रहा। दोनों ही कल्पना की दुनिया में है। वो खुश है कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और हमारा तो काम हो गया तो मेरे अकाउंट से कट गया। सब कुछ आभासी चल रहा है। जैसे आज आपके अकाउंट में मान लो कि 1 लाख रुपया है, वो आभासी है, आपके हाथ में नहीं है, हवा में है, और हर काम उसी से हो रहा। तो अभी का युग क्या है वही समझिए। पहले एनालॉग था, हैंड टू हैंड अपना सारी चीज चलती थी। अब डिजिटल हो गया। कंप्यूटर में डिजिटल होने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। हम जब कंप्यूटर में डिजिटल होने का अर्थ कह रहे हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि हम जब 8 और 4 जोड़ रहे हैं तो हम अपने मन में वो जोड़ चला रहे हैं, 8 4 12। कंप्यूटर को जब हमने 8 और 4 जोड़ने को कहा तो काम उसने भी किया। ये नहीं है कि वो कोई जादू है, वो मशीन है, प्रोग्राम की हुई मशीन है, और वो कोई आउटपुट आपको जनरेट करके दे रही है। उसमें जो काम हो रहा है वो लॉजिक के थ्रू हो रहा है। उसमें आपने एक मशीन लगाई होगी, एएलयू लगाई होगी, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों का काम करती है। अरिथमेटिक वाला हिस्सा गणितीय संक्रियाओं को काम करता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का काम करता है, और लॉजिक वाला हिस्सा तर्क लगाने का काम करता है। तो वो तर्क लगा के आपको फाइनल आउटपुट दे रहा है। ये समझाने का मतलब क्या है वो समझिए। यहाँ से सवाल आया था जो कि हम लोग अभी आपको बताने चल रहे हैं। सवाल आप लोगों को मैं बता दूं कि देख लीजिएगा। एनालॉग का मतलब होता है जो सतत सिग्नलों यानी कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स पर काम करता है। कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स पर, इसको लिखते चलिएगा। सभी लोग शुरुआत से ही नोट्स बनाते चलेंगे, है ना? ऐसा ना हो कि बाद में कहेंगे सर हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने कुछ लिखा नहीं। आप नहीं पढ़े, नहीं लिखे, आपकी कमी होगी, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ठीक है? जब लिख के पढ़ाया जा रहा है, लिखते चलिए थोड़ा थोड़ा। जो रियल वर्ल्ड की वैल्यूज हैं, रियल वर्ल्ड मतलब जैसे तापमान मान लीजिए, है ना, और बीपी मान लीजिए, ऐसी बहुत सारी जो रियल, या फिर घड़ी मान लीजिए, जो पुरानी घड़ी थी उसको जो है हम लोग यूज करते हैं एनालॉग में। ठीक है? तो ये इसकी बेसिक सी बात है। हालांकि मैं यहीं पर इसके बारे में और कुछ बताऊंगा, फिर डिजिटल और बाकी चीजों पर चलेंगे।
अब अंतर समझ गए हैं, और जब डिजिटल को और अच्छे से समझाएंगे तो इसके और अच्छे डिफरेंसेस आप क्या होंगे समझ जाएंगे। ठीक है, इसका दौर था आजादी के आसपास, यानी पहली जनरेशन में 1940s में जो है ये चल रहा था। तो जैसे स्फिग्मोमैनोमीटर जो आपका ब्लड प्रेशर मापता था, थर्मामीटर हो गया, ये सब इसके क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल इसके हैं, थर्मामीटर वगैरह। सीपीयू सिग्नल बेस्ड था ये, मतलब मशीन तो छोटी सी होती थी, अब कह सकते हो डायरेक्टली सिग्नल बेस्ड था ये, सिग्नल बेस्ड यानी मैनुअल इंटरवेंशन है ना, मैनुअली चीजें होती थी ज्यादातर इसमें। तो ये दौर था अपना एनालॉग का, एनालॉग कंप्यूटर, हिंदी में भी वही कहते हैं, कोई इसके अलग से हिंदी नहीं बनाई गई है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो है अपना तरीका डिजिटल कंप्यूटर का है, टाइप के बेस पर हमने डिवाइड किया है डिजिटल कंप्यूटर। अब जब मैंने आपसे कहा कि डिजिटल कंप्यूटर, और मैंने आपको थोड़ी सी प्रोसेस समझाई कि ये कैसे काम करता है, तो ये एक्चुअली में बाइनरी में काम करता है, बाइनरी 0 1 के रूप में कार्य करता है। और दूसरा इसमें पॉइंट लिख सकते हो जहां से क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसके अंदर आती है। ये कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं, जो कंप्यूटर की भाषा है उसकी गणना ये करता है। और जो अगर कोई कहे कि सर बूलियन वगैरह, तो वो भी इसी में आता है। बाइनरी अगर आपको आ गया, बाइनरी 0 और 1, वही तो बूलियन है, 0 और 1 का ही तो वहाँ पे चेंज है, कैसे क्या बदलता है वही का तो नियम है। तो बूलियन वगैरह भी कभी कोई सवाल आया, अभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है। बूलियन मैथमेटिक्स भी इसी में आती है, बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स कुछ भी लिखा है तो वो भी आपके डिजिटल में ही आएगी। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछा गया था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था कि डिस्क्रीट वैल्यूज को, डिस्क्रीट अरिथमेटिक वैल्यूज को कौन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, बस इतना ही पूछा था। तो अरिथमेटिक वैल्यूज के लिए, नॉर्मल के लिए तो अपना एनालॉग ही होगा, लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो लॉजिकल चीजें हैं, बाइनरी चीजें हैं, बुलियन चीजें हैं, उनके लिए आपका डिजिटल ही यूज होगा। और 1950 के बाद का ये दौर रहा, और इसी में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह रहा वो सब इसी दौर में चला। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे तो आज के जितनी भी चीजें हैं, जैसे लैपटॉप, टैबलेट, ये सब आपके क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ये दूसरा अपना हो गया डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद इसको लिख लीजिए आराम से, फिर हम लोग दोनों के मिक्सचर पे चलते हैं, यानी एक आपका एनालॉग, एक आपका डिजिटल। इसके भी आगे होता है इसके भी आगे होता है क्या, जो दोनों को कंबाइन करके बने, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स कर देने से बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब जिसमें एनालॉग के भी गुण हो, यानी जिसमें कुछ काम रियल वर्ल्ड की वैल्यू से हो रहे हो, मैनुअली जिनको आप कहते हैं, और कुछ काम बाइनरी के भी हों, 0 और 1 के फॉर्मेट में, उनके दोनों के हों, और उनके मिक्सचर से कोई मशीन बनाई जाए, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। और आपसे कई बार पूछा जाएगा, दोनों की चीजें रहती हैं। ये और आगे थोड़ा सा जो 1960s का दौर था, उसमें आपको ये देखने को मिला। इसका यूज कहाँ होता है, ये सबसे ज्यादा रिलायबल है ना। जैसे आप गांव में या फिर घरों में देखेंगे कि हमारे जो सीनियर होते हैं वो कई बार मॉडर्न टेक्निक पर बिलीव नहीं करते। अभी भी गांव में मैं देखता हूँ, जब किसी का पैर टूट जाता है, प्लास्टर नहीं वो बंधवाता, ऐसे नॉर्मल कोई अपना इंतजाम करता है और ठीक भी हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं छोटी मोटी, ऐसा नहीं कि अब कैंसर हो गया तो घर में ठीक कर लेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिशन बेस्ड होती हैं, गांव के लोग अभी भी नहीं मानते। जैसे चिकन पॉक्स हो जाए, नहीं मानते एक बीमारी,
उसको माता जी मानते हैं, फिर ठीक कर लेते हैं, ठीक भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि ये कोई अंधविश्वास है, नहीं ठीक होती। हाँ, जब उसकी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल हो जाए, तब वो नहीं ठीक कर पाएंगे। हालांकि उनका अपना लॉजिक है कि माता जी नाराज हो गई या कुछ ऐसी कहानी। अब वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसमें किसी का कोई वो नहीं। हाँ, वो ठीक कर लेते हैं, ये मैंने देखा है, सुना है। वो ट्रेडिशन है, वो नहीं मानते मॉडर्न टेक्निक, नहीं मानते दवाओं को, ठीक कर लेते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर लोग अभी भी मशीनों पर, विज्ञान पर भरोसा नहीं करते। वो अपनी चीजों पर ही यकीन करते हैं, और वो ज्यादातर सही भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सही होती हैं। अब अगर आदमी कोई सर शिकायत करने पर आ ही जाए, क्रिटिसाइज करने पे आ ही जाए, तो वो अपने अस्तित्व का ही क्रिटिसाइज करता है कि भगवान ने हमको भेजा ही क्यों। तो क्रिटिसाइज तो किसी भी चीज का कर सकते हैं, है ना। इवन पानी का कर लीजिए, पानी है ही क्यों, यही नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो सिंपल सी बात। तो जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो आज केवल मशीनों पर बिलीव नहीं करते, वो दोनों तरीकों पर बिलीव करते हैं, मैनुअल और डिजिटल दोनों। हाइब्रिड कंप्यूटर ज्यादातर ऐसी जगहों पर यूज करते हैं, होता है जहां सबसे ज्यादा भरोसे की जरूरत है, जैसे साइंटिस्ट वाली चीजों में, डिफेंस वाली चीजों में, डिफेंस के जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं। तो जितने बड़ी बड़ी, जैसे इसरो हो गए, नासा हो गए, या बार्क हो गया, इन सब जगहों पर जो कंप्यूटर लगे हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स लगे हैं, जो मैनुअल कैलकुलेशंस भी प्रोसेस करते हैं और डिजिटल कैलकुलेशन भी प्रोसेस करते हैं। तो ये आपका हेल्थ केयर में इसका बहुत यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, साइंटिस्ट लोग इसको यूज करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जहाँ सबसे ज्यादा भरोसे की और सटीकता की जरूरत होती है, वहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होता है। हम लोग हाइब्रिड नहीं यूज करते, हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अब मैनुअल तो हमको आता भी नहीं है वैसे, है ना। तो हम लोग डिजिटल यूज करते हैं, जो बड़े साइंटिस्ट हैं वो अपना हाइब्रिड कंप्यूटर यूज करते हैं। आप इसको लिख लीजिए। चलो, अब हम जो डिवाइड करेंगे कंप्यूटर को, अभी जैसे हमने बेस्ड ऑन हार्डवेयर किया, अब हम लोग डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन जेनरेशन, यानी पीढ़ियों के आधार पर। देखिए, पीढ़ियों का यहाँ क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है। पीढ़ियों का बहुत बेसिक सा सेंस है, डेवलपमेंट। पीढ़ी का मतलब यहाँ ये नहीं कि दादा आए, फिर पापा आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आएंगे, ऐसा कोई सेंस नहीं। पीढ़ियों का, जेनरेशंस का यहाँ बहुत सिंपल सा सेंस है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, यानी विकास कैसे हुआ। जैसे अगर आप कभी फील किए हो, तो एक जनरेशन जब आगे हम जब अपने जीवन में बढ़ते हैं, तो बच्चों का दिमाग तेज हो रहा है। आप देखें, जैसे हमारे बच्चे जब होंगे तो हमसे ज्यादा तेज होंगे, मतलब उनका शार्प माइंड होगा। जनरेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, दिमाग बढ़ता जाएगा, और उसके कारण है संसाधन। जैसे हम लोग जब अपनी प्रारंभिक वर्षों में थे, तो इस मोबाइल हमारे पास नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी मोबाइल, पत्र लिखे जाते थे, हमने देखा है। गांव में कहीं फोन होता था, वहां टेलीफोन पे फोन आता था। गेम नाम की कोई चीज नहीं थी, गांव में गेम खेले जाते थे, लोग गोलियां खेलते थे, इस तरह के बहुत सारे लुका छिपी खेलते थे। तब वो खेल पैदा हुए थे और उनकी एक वैल्यू थी। लोग दौड़ते भागते, कुछ बनाते, ऐसा करते थे, कुछ रचनात्मकता थी। अभी ऐसा नहीं है, बच्चा पैदा हो रहा तो मोबाइल से ही शुरुआत होती है, फोटो खींची जाती है, उसके वीडियो ब्लॉग शुरू होते हैं, वहीं से उसका जीवन शुरू होता है। सबके घरों में ये कहानी। फिर वो मोबाइल से ही देखो 2 साल 3 साल का हो गया, वीडियो देखने लगा, सब चीज जानने लगा, गेम, कार्टून, ये सब चीजें जानने लगा। हम लोग तो कार्टून देखते ही नहीं थे शुरू में, बचपन में। मुझे पर्सनली हाई स्कूल के बाद फोन मिला था, है ना।
तो और उसके पहले पड़ोसी के यहाँ फोन था, गांव में टेलीफोन था, पत्र थे, तो ये वाला था। अब ऐसा नहीं है। जब हमको संसाधन बदल गए, हमारी परवरिश बदल जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारा माइंड क्या होगा, अलग लेवल से डेवलप होगा। और आगे के बच्चों में यही हो रहा है, और आगे और भी ज्यादा होगा। तो कंप्यूटर में जेनरेशन का मतलब है विकास क्रम। पहले जो कंप्यूटर बने, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट जेनरेशन। तो वहां पर कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया गया, उसमें लगाया गया वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का उसमें क्या किया गया, प्रयोग किया। अब वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग से हुआ क्या कि कंप्यूटर, जैसे आज हमारे कंप्यूटर हैं छोटे छोटे ना, ऐसे कंप्यूटर नहीं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर। जैसे जिस कमरे में मैं हूँ या आप बैठे होंगे, छोटा मोटा कमरा 10 बाई 10 का, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर। मशीन थी भाई, 1940-46 का दौर था, 1940-50 का दौर, बड़े बड़े कंप्यूटर, ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर नहीं होते। तो उसमें जिसका यूज किया गया वो क्या थे, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है। दूसरा, बड़े आकार के, बड़े आकार के शोर पैदा करने वाले, बहुत बड़ी मशीनें होती थी, शोर पैदा करने वाले थे। वह अधिक बिजली खर्च होती थी, भाई मशीन बड़ी है तो अधिक बिजली खर्च होती है, अधिक बिजली खपत, ये इनकी कमियां थी। गर्मी भी बहुत पैदा करते थे। तो इनकी बहुत सारी कमियां भी थी। बड़े आकार के थे, मतलब रखने के लिए बहुत जगह चाहिए होती थी, यानी कि छोटे कमरे में रख लेंगे। और हाँ, इनमें शुरुआत किसकी हुई, मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज मतलब जैसे हम लोग हिंदी अंग्रेजी ये सब जानते हैं, तो मशीनें, तो मशीनों का तो कोई जन्म हुआ नहीं, उनका आधार कार्ड बना या फिर वो उत्तर प्रदेश में जन्म ली, ऐसे तो कोई कहानी उनके साथ है नहीं। सिंपल सी बात यह है। तो भाई वो कैसे काम करेंगी, मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा का मतलब वही 0 और 1, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो मशीनें कौन सी भाषा समझती हैं, बाइनरी लैंग्वेज। इस समय जो स्टोरेज का इनका सिस्टम था वो था मैग्नेटिक ड्रम। ये सब लिखते चलिएगा, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि सवाल कहाँ से आया। अभी सवाल कुछ दिन पहले पूछा भी गया था। आप लोग लिख रहे हैं स्टोरेज क्या था, मैग्नेटिक ड्रम। स्पीड क्या थी उस समय, मिली सेकेंड। स्पीड क्या थी, मिली सेकेंड में स्पीड चलती थी। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। और इसी समय में असेंबली भाषा का विकास हुआ था। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक बात इसमें लिख लेते हैं, मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली भाषा का विकास पहली ही जनरेशन में हुआ, और इसका विकास करता थे ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर ने असेंबली भाषा का विकास। इसके अलावा इसमें एक बात और लिखी जा सकती है, इतना हो गया सर। मशीन लैंग्वेज, स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम था, स्पीड मिली सेकेंड थी। इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैं इनियक, यूनिवैक, IBM 701, ये सब इसके क्या है, साथ में एग्जाम्पल थे। और अगर किसी को जैसे टाइम पीरियड सोचना हो, ये टाइम पीरियड था 1940 टू 46, 1940 से 46 का ये दौर था। ठीक, 1940 से 46 का ये दौर था। इनियक, यूनिवैक, या एक और जो कंप्यूटर था अपना एडवैक, वो भी इसी एडवैक। तो ये पहली पीढ़ी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी है, इसको आप नोट करें।
लिख लिया भाई। देखिए इस वक्त आपको मालूम है कि सिचुएशन यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, जिस वजह से रास्ते बहुत सारे बंद थे, बिजली की बहुत सारी समस्या थी, और ये कोई किसी की बनाई चीज नहीं थी, ये प्राकृतिक चीज है। सेकेंड जनरेशन की दूसरी पीढ़ी के बारे में जान लिख लिया है कि नहीं? देखो, दूसरी पीढ़ी जब आपकी आई, इसका टाइम पीरियड रहा 1940 से 56 लिखिएगा बच्चे। इसका टाइम पीरियड रहा 1956 टू 1963। इसमें जो टेक्निक यूज हुई वो यूज हुई ट्रांजिस्टर का इसमें प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर क्या थे? ये वैक्यूम ट्यूब से 100 गुना छोटे थे लगभग। वैक्यूम ट्यूब से 100 गुना छोटे थे, है ना? मतलब कंप्यूटर क्या हुआ, छोटा होता जा रहा है ना? बंद कर दीजिए। देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पे हम लोग बात कर रहे थे। सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ, बड़े बड़े कंप्यूटर थे और उनमें जो टेक्निक यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब की यूज होती थी। इनिएक, एडवैक, यूनिवैक 1 और IBM 701, ये कुछ कंप्यूटर थे जो उस दौर में 1940 टू 1956 के दौर में चले गए, है ना? अब सेकेंड जनरेशन आई, यानी ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। कौन से ट्रांजिस्टर सर? वो जो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में 100 गुना छोटे थे। जो टेक्निक है वो छोटी हो गई। कंप्यूटर क्या हुए, जो बड़े बड़े कमरों के आकार के थे वो छोटे होते चले गए, अभी और छोटे होंगे। तो सेकेंड जनरेशन जो आई उसमें अब क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा जी कि आकार छोटा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा? आकार छोटा, है ना? आकार कम हो जाएगा, बिजली की खपत कम हो जाएगी। मशीन छोटी हुई तो बिजली की खपत कम हो गई, है ना? बिजली की खपत कम हो गई, कम गर्मी पैदा करने वाले हो गए। सर गर्मी से क्या मतलब है? गर्मी से मतलब है कि जो वहाँ काम करते हैं उनको भी परेशानी हो रही होगी, और मशीन भी जल्दी हीट हो जाएगी तो कम काम करेगी, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो ये क्या हुई, कुछ इसके फायदे हुए। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो मेमोरी यूज हुई, मेमोरी वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज, जैसे पहले वाले में मैग्नेटिक ड्रम थी, इसमें जो मेमोरी यूज हुई वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज होती है, ठीक है? और इसकी जो स्पीड है, जैसे उसकी स्पीड थी मिली सेकेंड में, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी काम को मिली सेकेंड में कर देगा, 10⁻³ जिसको आप बोलते हैं।
अब जब ये आया, सेकेंड जनरेशन आई, तो इसकी स्पीड हो गई माइक्रो सेकेंड, यानी हर काम अब क्या हुआ 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड में होने लगा। इसकी स्पीड हो गई माइक्रो सेकेंड, यानी काम और तेजी से होने लगा। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, चुंबकीय कोर मेमोरी, वहां चुंबकीय ड्रम मेमोरी थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये हो गया। अब भाई स्पीड बढ़ गई, बिजली कम लगने लगी, इतने सारे फायदे हुए, तो इसमें कौन कौन से कंप्यूटर बने? इसमें पहले कंप्यूटर बना सर IBM 1401, दक्ष माने IBM उस दौर से आपका काम कर रही थी। CDC 1604, CDC 1604, ये इसमें दूसरा कंप्यूटर बना, और तीसरा कंप्यूटर इसमें बना था एक यूनिवैक का ही था, यूनिवैक 1108, यूनिवैक 1108। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन की बात है। एक बात मैं पीछे आपको और बता देता हूँ कि जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर बने थे, इसका इस्तेमाल हो रहा था मौसम की भविष्यवाणी में, जो बड़े बड़े काम थे, मौसम पूर्वानुमान में, माने जो कुल मिला के एनालॉग वाले काम थे, मौसम पूर्वानुमान में। जो आपके वैज्ञानिक प्रयोग थे, सैन्य गणनाएं थी, वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका इस्तेमाल हो रहा था, है ना, सैन्य गणनाओं में इसका इस्तेमाल हो रहा था, पहली जनरेशन का। ऐसे ही इसको आप लिखेंगे मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक प्रयोग, सैन्य गणना। ऐसे ही जब सेकेंड जनरेशन आई भाई, टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ी, तो उसके यूजेज आगे बढ़ेंगे ना। अब इसका इस्तेमाल व्यापार में होने लगा, इसका इस्तेमाल व्यापार में होने लगा, इसका इस्तेमाल विश्वविद्यालय में होने लगा, ठीक है, इसका इस्तेमाल अनुसंधानों में होने लगा, वैज्ञानिक अनुसंधानों में। तो सेकेंड जनरेशन ने चीजों को थोड़ा सा क्या किया, बदल दिया। खटाखट इसको लिख लीजिए, स्पीड ऐसे ही बढ़ती जाएगी, मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको, ये स्पीड का दौर रहेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे चले। और मेमोरी कौन सी थी? मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन को आप फटाफट सब लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड जनरेशन पे, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब मेन चीज थी कंप्यूटर को, कई कई सारी चुनौतियां थी। कंप्यूटर को छोटा करते जाना है, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाते जाना है, बिजली छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिजली कम करेगा, और इसको कॉम्पैक्ट बनाना था, यानी छोटे में ही बड़ा काम करना, इसका बेसिक सेंस था, छोटे में बड़ा काम। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, पहले में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई, फिर आपका ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो टेक्निक यूज हुई वो इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होने लगी। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है जिसको हम लोग कहते थे आईसी, आईसी का इस्तेमाल हुआ। और ये कैसे बनता था? बहुत सारे, लगभग सैकड़ों ट्रांजिस्टर को एक छोटी चिप पर ले आना, जो बड़ी सी ट्रांजिस्टर होती थी उसी के काम को छोटा करके, मिनिमाइज करके, एक छोटी सी चिप पे सैकड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते। इसी यही आईसी थी, आईसी ट्रांजिस्टर का ही छोटा रूप है। वहां एक ट्रांजिस्टर होता था
और वैक्यूम ट्यूब में आगे आपको जब इतिहास बताऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कंप्यूटर थे जिसमें एक एक हजार वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल हुई थी। सोचे कितने बड़े कंप्यूटर होंगे। जो उस टाइम के मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, जो उस टाइम के बड़े कंप्यूटर थे, एजीसी वगैरह, जो वैज्ञानिक अनुसंधानों में अपोलो मिशन में जो यूज हुए, उसमें एक एक हजार वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई और टन में उनका वजन होता था। टन में, किलो में नहीं, ग्राम में नहीं, टन में वजन होता था। ठीक है, तो एक चिप पे ऐसे सैकड़ों ट्रांजिस्टर को ऐड करना एक चिप पे, उसी को हम लोग बोलते थे आईसी, और ये बहुत लंबे समय तक अपना काम करता रहा। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब एक ट्रांजिस्टर था तो एक काम होता था, अब बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं, यहीं से आपका मल्टीटास्किंग शुरू हुआ, मल्टीटास्किंग संभव हुआ। क्यों? क्योंकि अब एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर आपके यूज में है। ठीक है, एक से ज्यादा आपके जो ट्रांजिस्टर हैं वो यूज में है। सभी साथी लिखते जरूर चलेंगे, इससे आपका क्या है, समझ आपकी विकसित होती चलेगी। ठीक है, तो इसका जो मेन सवाल पूछा जाता है इसके कंपोनेंट से ही पूछा गया है अभी तक, बाकी सारी चीजें एग्जाम्पल से भी पूछी जा सकती हैं, तो दोनों चीजें आप लगातार नोट करते चलिए। मल्टीटास्किंग संभव हुआ, इसमें जो बहुत सारे कंप्यूटर थे वो बने, जैसे आप लोग जो आज इस्तेमाल करते हो, है ना, वो भी। अच्छा, एक बात पीछे वाले में हम लोगों ने छोड़ी है, याद आ गया, इसी में जो है, जो आपका सेकंड जनरेशन था, इसी में दो भाषाओं का विकास हुआ, कोबोल और फॉरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसी में देखिए यहाँ लिखा ना, व्यापार में इस्तेमाल होने लगा, तो व्यापार के लिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाई गई, कोबोल भाषा। और जो आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन बनाया गया, ये वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए बनाया गया, साइंटिफिक चीजों के लिए बनाया गया, फॉरट्रान लैंग्वेज। दो भाषाओं का विकास कोबोल और फॉरट्रान का सेकेंड जनरेशन में होता है। तीसरी जनरेशन में हम लोग आते हैं, यहाँ क्या होगा, पहली बार तीसरी जनरेशन में कीबोर्ड एवं मॉनिटर का प्रयोग हुआ। पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग हुआ। स्पीड मैंने जैसा बताया है वैसे ही बढ़ती जाएगी, पहले मिली थी, फिर माइक्रो हुई, और इसमें क्या हो जाएगी, नैनो सेकेंड। साइंस में पढ़े हैं कि नहीं, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, और मिली का मतलब होता है 10⁻�3, पिको का मतलब होता है 10⁻12। इसका एक सेंस है कि काम इतने समय में एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इंस्ट्रक्शन इतने समय में एग्जीक्यूट हो जा रहा है, 10⁻⁹, बहुत कम समय है ये, -9 मतलब बहुत छोटा, सेकंड का भी 1/9 वाला पार्ट, 10⁻⁹ वाला पार्ट है, एक सेकंड। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या जान सकता है, थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में किसी कंप्यूटर का विकास हुआ था, तो इसमें दो भाषाओं का विकास हुआ। पहले तो इसमें पास्कल भाषा का विकास हुआ, ठीक है, पास्कल भाषा का इसमें विकास हुआ, और एक आपकी भाषा थी बेसिक, तो पास्कल और बेसिक भाषा का इसी थर्ड जनरेशन में क्या होता है, विकास होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स जो रहे, वो इंटेल कोर जो आपका बना, जो आज आप लोग इस्तेमाल करते हो, इंटेल कोर i3, i5, इनका विकास हुआ। इसके अलावा AMD राइजन का विकास इसी समय में होता है, एप्पल M1 का विकास इसी समय में होता है। अभी और भी आपको बताऊंगा, PDP-1 इसी थर्ड जनरेशन में ही था, इतना लिख लीजिए, फिर आगे छोटा करके। इसी थर्ड जनरेशन में पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर आया, प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर आया, PDP-8। इससे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं,
PDP 8, ठीक है। PDP का मतलब होता है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, चाहो तो कहीं लिख लीजिए, आप लिख लीजिए प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। तो ये PDP 8। इसके अलावा अगर थर्ड जनरेशन में आप देखें तो कुछ और भी चीजें हुई हैं क्या। आईसी का आविष्कार, इसमें नाम लिख लीजिए जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, ये दो लोग थे जिन्होंने इसका विकास किया। आई थिंक इस थर्ड जनरेशन में इतना काफी है। और इसके अलावा थर्ड जनरेशन में i3 मतलब शुरुआत ही हुआ था, ये जस्ट इसकी शुरुआत थी। तो हो सकता है कहीं कहीं इसका नाम ना देखने को मिले, देखो कुछ चीजों में कंफ्यूजन रहेगी शुरू में। जैसे यहाँ पे इनकी शुरुआत हो रही थी, ऐसे कोने में अच्छा इसको लिखिए i3, i5, M1 और राइजन, इसकी शुरुआत हो रही थी, शुरुआत। बाकी इस दौर में जो कंप्यूटर बने, इससे एक सवाल आया हुआ था इसलिए मुझे याद आ गया। IBM 360, ये IBM का एक बहुत ही तगड़ा वर्जन था। इसके अलावा हनीवेल 800 एक कंप्यूटर आया था, इनकी शुरुआत हो गई। तो कहीं कहीं कुछ कुछ किताबों में जैसे कोबोल और फोर्ट्रान को लेकर भी थोड़ा सा बताया गया, कुछ में फोर्थ जनरेशन में बताया गया, कुछ में थर्ड में बताया गया, कुछ में जैसे मैंने सेकंड बताया है। तो कहीं कहीं किताबों में थर्ड जनरेशन भी देखने को आपको मिल जाएगा, तो ये देखते रहिएगा। i3 i5 राइजन का विकास शुरू हो गया था, कुछ कुछ किताबों में फोर्थ जनरेशन में लिखेगा, तो हम भी फोर्थ में ही लिख लेते हैं, छोड़ते हैं इसको। बाकी ये था कि विकास इसी समय में शुरू हुआ। 3 एग्जाम्पल बताया है, IBM 360, हनीवेल 800 और PDP, ये 3 इसके एग्जाम्पल है। i3 i5 एप्पल के M1 चिप का और राइजन का विकास शुरू हो गया था। अब हम लोग लेते हैं फोर्थ जनरेशन। अब क्या हुआ कि चीजें बहुत बदल चुकी हैं। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर और फिर IC तक हम सफर कर चुके हैं। कई भाषाओं के विकास हो चुके हैं। स्पीड हमारी नैनो सेकंड तक आ चुकी है। बिजली, आकार, गर्मी कम हो चुकी है, ऊर्जा, और हमारी मेमोरी चेंज हो रही है। फोर्थ जनरेशन में हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं माइक्रो प्रोसेसर, यानी चीजें क्या हुई और छोटी होती चली गई। फोर्थ जनरेशन में जो टेक्निक यूज हुई वो यूज हुई माइक्रो प्रोसेसर, यानी छोटे छोटे, या कह सकते हो कि सूक्ष्म, असंख्य, माने बहुत सारे होते थे प्रोसेसर। यहीं से शब्द आया प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस करने वाला, यदि हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो उसको करने वाला, प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब यहीं जब ये माइक्रो प्रोसेसर का दौर आया जी, कहानी यहाँ से बदल गई। क्या कहानी बदली। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आया, पहला जो माइक्रो प्रोसेसर इस दौर में बना, वो बना इंटेल 400। इंटेल का ये एक ऐसा प्रोसेसर बना 4004, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर, इससे बहुत सारे सवाल बने थे। इंटेल 4004, स्पीड क्या हुई सर, सीक्वेंस में बढ़ रही, 3 की पावर में बढ़ेगी। स्पीड यहाँ पहुंच चुकी है पीको सेकेंड, पीको सेकेंड, यानी 10 की पावर -12 सेकेंड में सारे इंस्ट्रक्शन क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी में GUI सपोर्ट आ गया। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या हुआ, यहाँ पे उद्भव होता है। इसके अलावा इसी समय में लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, लैन और वैन का विकास होता है। तो हम लोग लैन वैन पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, उसका विकास होता है। इसी समय में पर्सनल कंप्यूटर का विकास होता है। इसी समय में पर्सनल कंप्यूटर का विकास होता है। फटाफट इसको लिखते चलिए। यही वो दौर था जब सी भाषा का विकास हुआ, सी भाषा का विकास हुआ। यही वो समय है जब इंटीग्रेशन में, यही वो समय है जब इंटीग्रेशन में LSI और VLSI का प्रयोग। LSI का मतलब क्या है जी? LSI का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का मतलब है वेरी लार्ज SI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो LSI और VLSI का यहाँ पर क्या हुआ, यूज होने लगा। ठीक है। और जो जिनकी बस शुरुआत हो रही थी, जैसे इंटेल के i3, i5, i7, जिसकी शुरुआत पिछले जनरेशन में हुई, उसका विकास हो। एप्पल की M1 चिप आ गई, एप्पल की M1 चिप आ गई। राइजन के कंप्यूटर, राइजन के प्रोसेसर आने लगे। AMD, जैसे मैं भी AMD का ही इस्तेमाल करता हूँ। AMD के राइजन है, ये प्रोसेसर मार्केट में आ गए। i3, i5, i7 आ गए। इंटेल का ही जो पहला वाला था 4004, वही उसी का विकास का क्रम जारी रहा। एप्पल की क्या हुई, M1 चिप आ गई। तो इसको आप लिख सकते हैं। और फोर्थ जनरेशन जो रही, वो कुछ कुछ किताबों में जैसे लिखा हुआ है कि अब तक, जैसे कुछ कुछ किताबों में 1975 से अब तक या 1971 से अब तक लिखा गया है। कुछ किताबों में 89 तक का जो है रेफरेंस है। किताबें का मतलब मैं ऐसी किताबों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल मार्केट में नहीं है। जो बीटेक की किताबें हैं, जो BCA वगैरह की किताबें हैं, जैसे बीटेक के मैं रेफरेंस करता हूँ, तो उसमें ये सब लिखा हुआ। कुछ कुछ जो प्रकाशन है वो टिल नाउ लिखते हैं, और कुछ कुछ 89 तक का दौर करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो फोर्थ जनरेशन अपनी क्या हुई, खत्म हुई। उसके बाद क्या हुआ, सबसे अपनी लास्ट जनरेशन आई, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ जी, पहली टेक्निक वही है, माइक्रो प्रोसेसर का ही दौर रहा। माइक्रो प्रोसेसर का विकास होता गया। मैं माइक्रो प्रोसेसर को अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने वहां पे उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि फिर मुझे फोर्थ और फाइव दोनों को कंबाइन करके पढ़ाना है। तो इसमें पहली टेक्निक आई ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या हुआ, ये एक ऐसा दौर था जो 1989 से वर्तमान तक और भविष्य में आपकी 5वीं जनरेशन ही चलेगी। यही वो दौर है जब AI का, ML का, DL का, बिग डेटा प्रोसेसिंग का, रोबोटिक्स का, इन सब का ये दौर रहा। ठीक है। हाई स्टोरेज, इस समय क्या हुआ, हमारी स्टोरेज बहुत बढ़ गई। हाई स्टोरेज, हाई स्पीड, कॉम्पैक्ट साइज, यानी हमने कंप्यूटर को छोटा बना लिया, साइज घट गई। लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगी, बहुत कम बिजली अब लगती है, अब तो बैटरी से भी चलने लगी, है ना। लेस हीट, गर्मी कम होने लगी, सिस्टम गर्म कम होने लगे, काम ज्यादा करते हैं। ये बहुत सारे विकास आपके इस दौर में रहा, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल रहे, जैसे IBM का वाटसन, डीप माइंड, और
चैट जीपीटी, ये सब इसी दौर के एग्जाम्पल हैं। चाहे तो आप IBM का वाटसन, डीप माइंड, चैट जीपीटी, ये सब आपके 5वीं जनरेशन के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन हार्डवेयर। अभी कौन सी जनरेशन चल रही? 5वीं, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये फ्यूचर में भी यही चलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स, ये किस जनरेशन में थे? 5वीं जनरेशन में। तो आज का सेशन यही रोक रहे हैं। अभी मुझे माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री बतानी है, और फिर बेस्ड ऑन साइज, जैसे मिनी, माइक्रो, पर्सनल, मेन फ्रेम, सुपर, इन कंप्यूटर्स के बारे में बताना है, और फिर इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बतानी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। PDF आपके ग्रुप में थ्रू लिंक आ जाएगी, ड्राइव की लिंक आ जाएगी, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं।